हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? अपेक्षा करता हूं कि आप कुशल होंगे और ख़ासकर इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने स्वजनों के बीच आप सुरक्षित होंगे। दोस्तों, साथियों, अभिभावक बंधुओं और मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, आज बहुत ही ओपन स्पेस में आपके सामने मुखातिब हूँ। अक्सर अभी तक के जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हुए हैं, उस पे मैंने आपको सीधे अपने इंटरैक्टिव बोर्ड की ओर ले जाकर के अपनी बात कहने की कोशिश की है। पर आज मैं जो कुछ कहने वाला हूँ या जो कुछ भी कहूँगा आपसे, वो व्हाइट बोर्ड या इंटरैक्टिव बोर्ड के नहीं, बल्कि हम आप आमने-सामने बैठ कर के बात करेंगे। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम सूरज वर्मा है। पिछले 13 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में अपने सेवाएँ दे रहा हूँ, एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में। और पिछले 4 सालों से मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ सीबीएसई में, आजमगढ़ में। आज इंग्लिश टीचर के रूप में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। अभी इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने क्लास 12th के इंग्लिश के पूरे सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं जो इंग्लिश लिटरेचर है हमारा कोड 301 उसकी जो 2 किताबें हैं विस्टास और फ्लेमिंगो, मैं एक-एक चैप्टर की समरी बताता हुआ आपको पूरे के पूरे लिटरेचर चैप्टर का एक जिस्ट आपके सामने रखूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आखिर तक ज़रूर देखें ताकि एक वीडियो में आपका पूरा लिटरेचर समाहित हो जाए। सीबीएसई ने 2 किताबें प्रिस्क्राइब की हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर 301 कोड में, जिसमें पहली किताब है जिसका नाम है फ्लेमिंगो। आप जब बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की तो उस पे एक बर्ड बना हुआ है, उस लंबी सी गर्दन है, बड़ी सी चोंच है। फ्लेमिंगो एक ऐसी बर्ड है जो इस समय एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी लुप्त प्राय प्रजाति है, उसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में अगर हम बात करें तो फ्लेमिंगो के हमारे 2 पार्ट हैं, एक है हमारा प्रोज सेक्शन गद्य का और दूसरा है हमारा पोएट्री का, कविताओं का। तो जहाँ तक प्रोज सेक्शन की बात है उसमें सबसे पहला चैप्टर है और उसका नाम है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। सोचिए, पहला चैप्टर होना चाहिए द फर्स्ट लेसन, उसका नाम है द लास्ट लेसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। और राइटर का नाम है अल्फांसो डॉडेट। ये कहानी 2 लोगों के बीच की है। एक है फ्रेंच, जो एक स्कूल गोइंग बॉय है, हम आपकी तरीके से टीनेजर है, जिसका पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता, वो एक फ्रांसीसी है। और दूसरे ओर हैं मिस्टर एम हैमेल, जो फ्रेंच के टीचर हैं, जो अल्सेक और लोरेन जो फ्रांस के शहर हैं उसमें पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अचानक जर्मनी से आदेश आता है कि अल्सेक और लोरेन में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तब जा कर के फ्रेंच को बड़ा अफ़सोस होता है कि मैं अपनी मातृभाषा नहीं सीख सका और अपने आप को फ्रेंच कहने का बहुत बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और मिस्टर हैमेल अपनी कुछ ऐसी फीलिंग्स लोगों के सामने रखते हैं कि एक अच्छे टीचर के रूप में उभर करके उनका चरित्र हमारे आँखों के सामने तैर जाता है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, डिटेल में हम आपको बाद में बताएँगे। ये पहला चैप्टर था। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर हमारा प्रोज का है लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बसंत। ये जो चैप्टर है ये हमारे हकीकत है कहानी पे। दिल्ली के पास एक जगह है सीमापुरी। सीमापुरी जगह के बारे में इस राइटर ने लिखा है और राइटर का नाम है अनीस जंग, जो बेसिकली राउरकेला के रहने वाले हैं। अनीस जंग बेसिकली राउरकेला के हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने जो हकीकत में दिखाया है वो बात है वो। मतलब ये कोई स्टोरी फिक्सेस स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। मैं स्टोरी के थोड़ा-सा बैकग्राउंड में लेकर के स्टोरी को समाप्त करूँगा। ये कहानी शुरू होती है अ, इंडो पाक वार से 1971 में। 1971 की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश हो गया था। ठीक है? और जब वहाँ पे सेनाओं ने आक्रमण किया, लोगों को परेशान किया, तो बांग्लादेश से जो है हमारे जो रिफ्यूजीज़ थे, वो वहाँ से वापस आते हैं। वापस क्या करते हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं और आते हैं दिल्ली के पास सीमापुरी में। सीमापुरी कहने को तो लगता है कि सीमा बाउंड्री से सटा हुआ है, पर उसकी जो दिल्ली की पेरीफेरी है उससे काफ़ी दूर है और तारपुलिन लगा कर के रहने वाले लोग हैं और 20,000 की संख्या में वहाँ पे रह रहे हैं लोग जो रिफ्यूजीज़ हैं। और बहुत ही करीब से अनीस जंग ने इस चीज़ को देखा है और जो कहानी का मेन हीरो है उसका नाम है साहब आलम।
साहब आलम मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक। आप समझिए, कहने को तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है अपने नाम के हिसाब से, काम उसका सुनेंगे क्या है? वो काम क्या है? ही इज़ अ जंक डीलर, वो कबाड़ी है एक। वो बेचारा छोटे-छोटे कल कारखानों से निकले हुए जो गंदी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ना, उसमें पैसे ढूँढता है और एक उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कुछ करने की, पर वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पीठ पे हमेशा थैला रखा हुआ है। अनीस जंग से जब उसकी मुलाकात होती है, तो उसकी अंदर जब नब्ज़ टटोलता है राइटर, तो वो कहता है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। उसकी बहुत ख्वाहिश है स्कूल जाने की, पर वो स्कूल नहीं जा पाता, क्योंकि उसके लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव है रोटी, कपड़ा और मकान। घर वालों ने उसको भेजा है रोजी-रोटी कमाने के लिए। वो सवेरे जा कर के कूड़े कूड़ेदान में से कूड़े बटोरता है और उसको बेच कर के लोग अपनी टू अर्न ब्रेड एंड बटर, रोजी-रोटी कमाते हैं। उसके लिए पढ़ाई सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, पहले तो जीने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा उसको। पैरों में चप्पल नहीं है। एक बार अचानक मुलाकात होती है राइटर की, तो देखता है कि एक पैरों में दूसरे नंबर का, एक पैरों में दूसरे नंबर का चप्पल पहना हुआ है। जो जूता है वो आगे से अंगूठे के पास फटा हुआ है, जिसे किसी बहुत बड़े साहबज़ादे ने उसको फेंक दिया था। उसे ये उठा कर के पहन रहा होता है और बड़े प्राउड से कहता है कि मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया है। तो स्टोरी बहुत टच करती है कि किसी की फेंकी हुई चीज़ किसी के लिए गिफ्ट का काम करती हो। ग्राइंडिंग पॉवर्टी को दिखाया है इस स्टोरी ने, कि क्या कंडीशन है रिफ्यूजीज़ की, और उन कहने के लिए उनके पास राशन कार्ड हैं, वोट बैंक के लिए जो पॉलिटिशियंस लोगों ने उनको इस्तेमाल किया है, और वो बेचारे परेशान हैं वहाँ पे। बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। और बाद में कुछ समय बाद जब राइटर की मुलाकात होती है, तो ₹800 पर मंथ पे एक चाय की दुकान पे उसको नौकरी करने लगता है साहब आलम। यानी अपनी आज़ादी को, फ्रीडम को ₹800 प्रति मंथ के हिसाब से उसने बेच दिया है। इस स्टोरी के माध्यम से कहानी के राइटर ने तमाम हमारे देश के ऐसे नौनिहालों के बारे में उसने चर्चा करने की कोशिश की है, जो आज इस समाज में पढ़ाई से बहुत दूर हैं, या जो मेन स्ट्रीम से दूर भटके हुए हैं। उनके लिए रोजी-रोटी कमाना बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई उनके लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ये हमारे मतलब एक रियल इंडिया की बात राइटर ने लिखा। ये बहुत पहले की स्टोरी का वो बैकग्राउंड है, और आज तो उनकी कंडीशंस और भी पैथेटिक हो गई हैं। एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो हमारा शुरू होता है, वो होता है हमारा फ़िरोज़ाबाद के बारे में। आपको सबको पता है कि फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है, जो पूरे दुनिया में अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फ़िरोज़ाबाद। फ़िरोज़ाबाद पूरी दुनिया में चूड़ियों के लिए फ़ेमस है। उसका जो कहानी का जो हीरो है, उसका नाम है मुकेश। मुकेश भी एक टीनेजर है। लेकिन मुकेश की तुलना अगर हम साहब आलम से करें, तो वो थोड़ा-सा अलग है। साहब आलम ने तो अपनी फ्रीडम बेच दी, लेकिन मुकेश कहता है कि मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव अ कार, जबकि उसकी पूरी की पूरी फैमिली, उसका पुश्तैनी धंधा है चूड़ियाँ बनाना। चूड़ियाँ जो हमारी काँच होती है, ग्लास, उसको गर्म करके और बड़ी-बड़ी भट्टियों में, राइटर ने वर्ड यूज़ किया डिंजी सेल्स, पतली संकरी-संकरी गलियाँ हैं, उसमें हाई टेम्परेचर पे अंधेरे में आँख को सेट करना पड़ता है, और सफोकेशन की कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। राइटर कहता है कि अगर लॉ इन्फोर्स कर दिया जाए, तो कई हज़ार माइनर्स वहाँ से निकलेंगे, यानी जो संविधान का संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन, कि जो 14 वर्ष तक हर बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, उस चीज़ों का वहाँ पे खंडन होता है। यानी तमाम बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो बच्चे भी वहाँ के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। हाँ, पर उसकी ख्वाहिश है कि मैं जो है गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो बोलता है कि उनकी फैमिली में एक लड़की है, जो चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। वो नहीं जानती कि इन चूड़ियों की पवित्रता का काम क्या होता है, चूड़ियाँ क्यों बनती हैं। एक दिन उसके हाथ पे भी हीना या मेहंदी लग जाएगी, उसको भी किसी के घर दुल्हन बन के जाना पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं जो हमारे सोसाइटी का स्टिग्मा है, जो हमारे सोसाइटी का जो कास्टिज़्म की बात है, जो एक धब्बा है, उसको उस कहानी में बताने की कोशिश की है राइटर अनीस जंग ने। अब दूसरी कहानी पे आते हैं, उसका नाम है
डीप वाटर। डीप वाटर को लिखा है विलियम सी डगलस ने, जो एक बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, प्रोज राइटर हैं। और डीप वाटर में जो लड़का है उसको तैरना सीखने की बहुत ख्वाहिश होती है, और याकिमा जो रिवर है, वाईएमसीए, वहाँ पे जा कर के वो सीखने का काम करता है, पर वो सीख नहीं पाता। अचानक एक दिन एक लड़का उसको पानी में धक्का दे देता है और वहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसने एक फार्मूला सीख लिया था कि पानी में जाएंगे, हाथ पैर मारेंगे, आराम से निकल जाएंगे। पर उसकी जान निकलने को होती है, पीला पीला पानी उसको दिखाई देने लगता है। किसी तरीके से वहाँ से बचता है और बाद में उसे तैरना आ जाता है। तो स्टोरी एक मैसेज ये देती है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन हो, कुछ करने की, कर गुजरने की क्षमता हो, हमारे पास एक संकल्प की स्थिति हो, तो हम किसी भी कंडीशन में, कम सुविधाओं में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है डीप वाटर। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कहानी मिलेगी आपको, द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। इस पे मेरा एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है अपने चैनल पढ़ाई वाला पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। रैट ट्रैप कहानी की जो राइटर हैं वो रहने वाली हैं स्वीडन की। उनका नाम है सेल्मा लोविसा ओटिविया लेगरलॉफ। सेल्मा लोविया ओटिविया लेगरलॉफ स्वीडन की हैं, और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की वो पहली महिला हैं जिन्हें 1990 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई के साथ साथ आईसीएसई ने भी इसको प्रेस्क्राइब किया। मैंने आईसीएसई में भी 3-4 साल पढ़ा है, जो हमारे पुराने बच्चे होंगे इसको जानते होंगे। रैट ट्रैप कहानी के दो तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारा रैट ट्रैप सेल्समैन, पेडलर, जो चूहेदानी बेचता है। आपको पता होगा कि एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब यूरोप में होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है, तो जो भी एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषों की जगह या आदमियों की जगह पे काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया था और बल्क में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसके चलते लोगों के रोज़गार छिन गए। जैसे आज इस समय ग्लोबल क्राइसिस हो रही है, ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं कोरोना वायरस के चलते। ऑफिस बंद हैं, 50% या 25% एम्प्लॉयज़ के साथ लोग अपने इंडस्ट्रीज़ को खोले हुए हैं। तो उस समय पे भी ऐसा हुआ था। जो रैट रैप, जो चूहेदानी बेचने वाला जो है, वो उस कहानी का हीरो है, एंड ही इज़ ऑल्सो द विक्टिम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ही इज़ जॉबलेस, ही इज़ अ वैगबॉन्ड, he is a loafer, he is moving here and there aimlessly in the search of job। दूसरा कैरेक्टर है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर जो है ओल्ड मैन है, उसके पास एक गाय है और गाय का दूध बेच कर को मार्केट में बेच करके कुछ पैसे कलेक्ट करता है और अपना खेत बटाई पे दिया हुआ है। दूसरी और स्टोरी के बैकग्राउंड में जाएं तो एक आयरन मास्टर है जो स्वीडन का रहने वाला है। स्वीडन देश लोहे की खानों के लिए काफ़ी पूरे विश्व में फेमस है, और साथ ही साथ उसकी एक बेटी टीनेजर्स है, कंपैशनेट और सिंपैथेटिक लेडी है, जिसका नाम है एडला विल्मेंसन। और एडला विल्मेंसन के घर पे ये आदमी पेडलर क्रिसमस के दिन जो है गेस्ट बन के जाता है, और यहाँ पे धोखा होता है आयरन मास्टर को। उसे लगता है कि ये मेरे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वोंसले है, लेकिन दिन के उजाले में जब उसको देखता है तो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ। बाद में एडला विल्मेंसन अपने फादर को रोकती है और कहती है कि मिस्टर पेडलर, तुम इनवाइट हो मेरे घर पे, और आने वाले फ्यूचर में जितने भी हमारे क्रिसमस के दिन होंगे, आप मेरे यहाँ हमेशा गेस्ट बन के आएंगे। और कुछ ऐसी हॉस्पिटैलिटी करती है एडला विल्मेंसन की जो हमारा पेडलर है, जिसने कभी क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुराए थे और जो इस दुनिया के जाल में फंस गया था, जो ये कहता था कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और उस जाल में फंसा था, वो उससे निकलने की कोशिश करता है। और एडला का जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, वो उस इंसान को उससे बाहर निकाल देता है। ये है हमारी कहानी रैट ट्रैप। अगला चैप्टर है हमारा इंडिगो। मैं आपको पूरे चैप्टर्स बताऊंगा। इंडिगो का मतलब है नील। नील की खेती आपने नाम सुना होगा, चंपारण यानी बिहार का। बिहार में सबसे पहले इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो चंपारण बिहार में शुरू हुआ था, और जो उसके मुख्य सूत्रधार थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। और ये कहानी के लेखक हैं लुइस फिशर। लुइस फिशर बेसिकली रसिया के एक जाने माने राइटर हैं, और हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, पैशनेट सपोर्टर कहा जाता है उनको। उन्होंने जो गांधी जी की जो बायोग्राफी लिखी है, वहाँ से जो हिस्सा लिया गया है इंडिगो का, यानी नील की खेती। नील की खेती होती थी, हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, हमारी ही ज़मीन थी, अंग्रेज़ों ने उस पे अपना कंट्रोल कर लिया था, वो अपने आदमी यहाँ पर रखते थे, हम नील की खेती करते थे और टैक्स के रूप में उनको वापस करते थे। आप ध्यान रख समझिए, हम जो हमारी ज़मीन थी वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी, हम उस ज़मीन पे कुछ भी उगाते, उससे अंग्रेज़ों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1/5वें भाग पे हमें जो है नील की खेती करनी होती थी और उसे टैक्स के रूप में हमें अंग्रेज़ों को लौटाना होता था। हमारे देश का जो नील था, अंग्रेज़ उसे विदेशों में या अन्य देशों में बहुत ही ऊँचे दामों पर बेचा करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता था। ये इतिहास की चीज़ें, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्टोरी का। ये चीज़ें जो हैं, लोगों को इंडियन फार्मर्स करते गए, लेकिन बीच में अचानक क्या हुआ कि जर्मनी एक ऐसा देश था जिसने कृत्रिम नील या सिंथेटिक इंडिगो की खोज कर ली, है ना? आर्टिफिशियल तरीके से नील बनाने की जब उसने खोज कर ली, तो हमारे देश का जो नील था वो बहुत महँगा बिकता था, तो लोगों ने हमारे देश के नील को अंग्रेज़ों के द्वारा खरीदना बंद कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे इंडियन लोगों से कहा कि अब हमें नील की खेती आपसे नहीं करवानी है, क्योंकि जर्मनी ने इंडिगो की खोज कर ली थी, हमारे नील की मार्केट घट गई थी। भाई, हमारा ओरिजिनल नील था, लेकिन बहुत महँगा था इंटरनेशनल मार्केट में। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करवाएँगे, आप जो है अपनी ज़मीन को 50% पैसा लेकर के हमसे खरीद लीजिए। अब समझिए, हमारी ही ज़मीन है और हम 50% खरीद पैसे दे कर के उसको खरीदें तो बड़ा अजीब लगेगा। और लेकिन इंडियन फार्मर्स जानते थे, वो कहते भैया हम कुछ नहीं करेंगे, आप नील ले रहे थे, आप हमसे नील लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, पैसा-वैसा नहीं देंगे। ये बात राजकुमार शुक्ला को पता चलती है। राजकुमार शुक्ला परेशान होते हैं और उस समय 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जहाँ पे 2501 डेलीगेट्स आए हुए थे। राजकुमार शुक्ला वहाँ पे जाते हैं और महात्मा गांधी से अपनी बात को रखते हैं। किसी ने कहा उनको कि महात्मा से मिलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। महात्मा जानते हैं कि कोई आम आदमी होगा, वो बोलते हैं कि मैं फला दिन कानपुर में रहूँगा, मुझको कानपुर में मिलो। राजकुमार शुक्ला बहुत ही डिटरमाइंड आदमी था, वो चला जाता है गांधी जी से मिलने के लिए कानपुर। गांधी जी सोचते हैं यार ये कानपुर भी आ गया, फिर कहते हैं मैं फला दिन कोलकाता में हूँगा तो मुझे कोलकाता में मिलो। राजकुमार शुक्ला कोलकाता पहुँच जाते हैं। अब गांधी जी मजबूर हैं, क्या करें, फिर कोलकाता से राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी जाते हैं चंपारण। वहाँ पे उनका गांधी जी का बहुत विरोध होता है, हालाँकि गांधी जी भी एक वकील थे। उस समय हमारे देश में होम रूल चल रहा था कि कोई भी आदमी अपने घर पे किसी बैरिस्टर को या किसी वकील को नहीं रख सकता है। लेकिन और वहाँ के जो वकील थे, वो सोचते थे कि गांधी जी यहाँ पे आएँगे, लोगों का मैटर फैलाएँगे, तो हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और गांधी जी ने कहा कि हम तब तक इस लड़ाई में नहीं जीत सकते, जब तक कि इंडियन के अंदर से जो है ये डर नहीं निकाला जाए अंग्रेज़ों को लेकर के। अंग्रेज़ों को लेकर के जो डर धीरे-धीरे ख़त्म होता है और महात्मा गांधी की जीत होती है। महात्मा गांधी गए थे कुछ समय के लिए और वहाँ पे 2 से 3 साल उनका वहाँ पे गुज़र जाता है। और इस तरह महात्मा गांधी और उनके जो पुत्र हैं, उनके प्रयास, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के प्रयास से चंपारण की स्थिति सुधरती है और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं। समरी है स्टोरी की। आगे अगर हम बात करें तो एक हमारा चैप्टर है पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स जो है स्पेशली जो हमारी जेमिनी स्टूडियो थी साउथ इंडिया में, बॉलीवुड के की बात कर लें, जेमिनी स्टूडियो में एक प्रोडक्ट यूज़ होता था, उसका ब्रांड का नाम था पैनकेक्स। ब्रांड का मतलब भाई जो लोग मसाज करने के लिए या जो अपने को सजाने के लिए, रोल करने के लिए जो लोग अपने को डेकोरेट करते थे ना, उसका ब्रांड का नाम था पैनकेक्स। और इस चैप्टर को लिखा है अशोक मित्रन ने और ये बहुत ही ह्यूमरिस्टिक स्टाइल में लिखा है कि कोटमंगलम सुब्बू का क्या रोल था वहाँ पे और जो है एमआरए एक्ट आया था उसकी क्या कंडीशंस थी। इस तरीके से उसने जेमिनी स्टूडियो के डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बात की है। आपको पता होगा सत्यजीत रे के बारे में जो जेमिनी स्टूडियो से संबंधित थे। तो ये स्टोरी कहीं न कहीं हमको बॉलीवुड की ओर ले जाती है, हमारे जो इंडियन सिनेमा की ओर। अगला हमारा चैप्टर है द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है
वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और उम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है। उम्बर्टो इको एक जाने माने नॉवेलिस्ट हैं और वो बोलते हैं कि मैं संडे को भी अपना नावल लिखता हूँ, और उसमें वी.एस. नायपॉल के साथ-साथ एच.जी. वेल्स, जो तमाम हमारे लिटरेरी फिगर्स हैं, उनके इंटरव्यू को वहाँ पे राइटर ने कोट करने की कोशिश की है। पिछले 2014 से लेकर के 2020 तक ये चैप्टर सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया था। अभी पिछले साल सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया है। आगे की अगर हम बात करें तो एक चैप्टर हमारा गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज जो हमारे आईसीएसई बोर्ड में भी प्रिस्क्राइब था, जिसको ए.आर. बर्टन ने लिखा है, और ये हमारी टीन एज की प्रॉब्लम को दिखाता है। जैसे हम आप टीन एज में जब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो हमारे दिमाग में तमाम ख़याली पुलाव आते हैं। हमारी एक कंडीशंस होती है जो हम एडोलसेंट इन्फैचुएशन हमारे साथ होता है। किशोरावस्था में हमें कोई बहुत अच्छा लगने लगता है, या हम हीरो वर्शिप, हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं, किसी को अपने सपने में देखते हैं। वैसे यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, एक है सोफ़ी और एक है जैंसी। सोफ़ी जो है इम्प्रैक्टिकल गर्ल है, जैंसी प्रैक्टिकल गर्ल है। सोफ़ी के ख़्याल हैं, वो कभी-कभी मैनेजर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, और कहती है मैं इस शहर का सबसे अच्छा बुटीक खोलूँगी। जबकि ये पहले से पता था, ईयर मार्क था कि जिस दिन उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, उसे जो है किसी बिस्किट फैक्ट्री में डेली वेज के रूप में काम करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी हमारी एडोलसेंट के ऊपर है, टीनएजर के प्रॉब्लम्स के ऊपर ये स्टोरी डिपेंड करती है, जो डैनी केसी नाम के एक आयरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी से जो प्रेम कर बैठती है, और बाद में बहुत जगह हँसाई होती है उसकी। तो ये है हमारा फ्लेमिंगो का प्रोज़ सेक्शन। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से। पोएट्री सेक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी एक जो पोएट्री का जो पहला चैप्टर है, वो है माई मदर एट 66, जिसे कमला दास ने लिखा था। कमला दास पे मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कमला दास, जो जिनका मेडन नेम था माधवी कुट्टी, और जिन्होंने एक बैंक मैनेजर से शादी की थी, जिनके एज में 15 और 35 का डिफरेंस था, और कमला दास की लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 1965 में उनकी एक रचना आई, समर इन कलकत्ता, और एक कन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक पोर्टल के सामने रखती हैं। 2009 में कमला दास की हालांकि डेथ हो गई, और केरल सरकार ने बड़े राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया। और सबसे अहम बात ये है कि एक इंडियन इंग्लिश जो है पोएट हैं वो, और कमला दास ने बाद में हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया या कमला बेगम कर लिया था। इस पोयम के माध्यम से वो एक माँ और एक बेटी के बीच के जो अफेक्शनेट लव है, उसके बारे में वो चर्चा करती हैं, और कोचीन एयरपोर्ट जब वो अपने माँ के साथ जा रही होती हैं, अपनी माँ को जो 66 ईयर ओल्ड है, उसको देख कर के उन्हें अपना चाइल्डहुड याद आता है। पोयम की सबसे ख़ास बात क्या है कि पूरी की पूरी पोयम एक सेंटेंस में लिखी गई है, और वो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो इंडियन बैकग्राउंड है। दूसरी पोयम की हम बात करें, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसको एक अमेरिकन पोएट स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी के बारे में दिखाता है। जैसे स्कूल मॉडर्न स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी फ़ीस लगती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को एंगेज किया जाता है। लेकिन वो जो क्लासरूम है, एक स्लम एरिया में, एक झोपड़पट्टी में क्लासरूम बन गया है। क्लास में शेक्सपियर का फ़ोटो लगा है, टैरोलीज़ वैलीज़ बनी हुई हैं, एक आर्टिफ़िशियल माहौल बनाया गया है, और लेकिन उसके अंदर की जो कंडीशंस हैं, डिम लाइट है, जो बच्चे जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चा स्क्विरल गेम देख रहा है, एक बड़ी-सी लड़की है जो अपना सिर झुका करके वहाँ पे बैठी है, ट्विस्टेड बोन्स हैं, उनके बाल उड़ रहे हैं, है ना? हड्डियाँ बाहर की ओर झाँक रही हैं, मतलब एक गरीबी की कंडीशन उस कविता में, उसके माध्यम से पोएट स्टीफन स्पेंडर ने दिखाने की कोशिश की है। समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि एक समाज ये भी है, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, और एक रील वर्ल्ड वो है, जो हम पहले पर्दे पे देखते हैं। और इसके आगे की एक पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, जिसको चिली के एक पोएट जिसका नाम है पैब्लो नेरूडा ने लिखा है, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और बहुत ही विवादास्पद भी रहे हैं। अभी उनकी डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ, या उन्होंने आत्महत्या की थी, इसके बारे में आज भी विद्वानों में मतभेद चल रहा है। ठीक है, उन्होंने कीपिंग क्वाइट कविता के माध्यम से
ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, कुछ समय के लिए अगर हम चुप रहते हैं तो हम कितना फ़ायदा हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया कुछ समय के लिए शांत हो जाए, तो इस अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, शांति ही शांति होगी। उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्फ, अपने अंदर झाँकना, अपने अंदर जानना कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हम क्या चाहते हैं। इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से दूर जाना। वो बोलते हैं कि जो आज ग्रीन वार हो रहा है, जो वारा गैस हो रहा है, इन सब का कोई सलूशन नहीं है। एक सलूशन है कि हम आप मिलें, कुछ कदम चलें, फासले कम हो जाएँगे, एक दूसरे से हम बात करें। कुछ समय के लिए अगर हम चुप हो जाएँगे, रेल का इंजन चुप हो जाएगा तो शांति हो जाएगी इस धरती के ऊपर। जो नमक बटोरने वाला जो वो मज़दूर है, कुछ समय के लिए चुप हो जाएगा, रोक देगा अपना काम, तो अपने उस ज़ख्मी हाथों को देख सकेगा जो नमक ने ज़ख्मी कर दिया है। कुछ समय के लिए अगर वो मछुआरा मछली मारना छोड़ देगा, रुक जाएगा, तो पता है क्या है? कुछ व्हेल मछलियाँ जो मछलियाँ हैं उनकी जान बच जाएगी। कहने के लिए 1 मिनट का इंट्रोस्पेक्शन है। पोएट कहता है मैं 12 तक गिनूँगा, हम सब शांत हो जाएँगे। शांत का मतलब एकदम नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी। मज़ाकिया लहज़े में बताऊँ कि आप रात का समय था, किताब उठाए और आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे और ऐसे हो गए। माँ आई एक चाटा मारी। उसने बोला क्या कर रहे हो? अरे हम मन में याद कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, ऐसा नहीं करना। मेडिटेशन की बात करता है पोएट, योगा की बात करता है, इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झाँकने की बात करता है। और ये है पोयम। और अगली पोयम है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम, रोमांटिक एज के सबसे अच्छे रोमांटिक पोएट की पोयम है। मैं आपको बताऊँ, उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, एक लाइन है उसकी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स ने लिखा है। मात्र 26 से 27 साल की एज में जॉन कीट्स तो मर गए। ओड राइटर कहा जाता है। इनके ऊपर बार बार आरोप लगा कि जॉन कीट्स जो है ग्रीक के रहने वाले थे, ग्रीस के, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने अपनी कविताओं में ग्रीक माइथोलॉजी की बात की है। यहाँ पे जो हमारी पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब द ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल एंड ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर कितना, चरित्र कितना अच्छा है, हमारी आत्मा कितनी अच्छी है और हमारा मस्तिष्क कितना अच्छा है। कवि कह रहा है कि दुनिया की सभी चीज़ें, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड विल डाई समडे। दुनिया की हर एक चीज़ एक दिन मिट जाएगी। ये यूनिवर्सली एक्लेम्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं। कहा जाता है ना, कीर्तियस्य सह जीवति। आदमी अपने कीर्ति से ज़िंदा रहता है, अपने अच्छे कामों से, नेक कामों से ज़िंदा रहता है। तो ये जो हमारा ब्यूटी ऑफ माइंड, एस्थेटिक ब्यूटी की जो बात करता है पोएट, इस भागम भाग ज़िंदगी में अगर हम ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल एंड ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर की बात करें, तो हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। पोएट टर्म यूज़ करता है यहाँ पे माइटी डेड। कुछ लोग हैं जो मरने के बाद भी शक्तिशाली होते हैं, वो लोग हैं। और उन्हें कभी भी डे ऑफ जजमेंट या क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो हमारा क़यामत का दिन होता है, जो लास्ट डे ऑफ जजमेंट होता है, उस दिन उन्हें भगवान के सामने डरना नहीं पड़ता, गॉड के सामने, क्योंकि जो काम मिलता है उसको बहुत बखूबी करते हैं वो। मेरी बात समझ रहे हैं? गॉड कहता है कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है? अरे जो एक जंगल में, रेगिस्तान में एक फूल खिलता है ना, द मस्क रोज़ ब्लूम, जो कस्तूरी की तरह से महकने वाला गुलाब का फूल है, खिलता है ना, पूरे रेगिस्तान में, पूरे जंगल में महक फैला देता है और एक ही दिन में अपने आप को समाप्त कर लेता है। वो होता है जीवन, वो होती है सुंदरता। पोएट कहता है कि हम हर दिन नई सुबह के साथ ये अर्थ हमको एक फूलों की करधनी से जोड़ देती है और हमेशा के लिए इस पृथ्वी से बंध कर के रह जाते हैं। लास्ट में पोयम में पोएट कहता है कि ब्यूटी जो है, ये हमारे ओवर डार्केंड वेज को, जो हमारे अंधेरे से भरे हुए रास्ते हैं, जो इग्नोरेंस के रास्ते हैं, उसमें टॉर्च बियरर का काम करती है। हमारे अंदर की जो कड़वाहट है, जो कलुषित भावनाएँ हैं, उनको बाहर निकालने का काम ये ब्यूटी करती है। ब्यूटी का एकदम मतलब ये फिज़िकल ब्यूटी को ना समझिए कि चीक्स हो गए, ब्राइट फेस हो गया, हेयर हो गया, इस इसकी बात नहीं करता पोएट। कंप्लीटली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल एंड ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। पोएट कहता है कि ब्यूटी स्वर्ग से गॉड के द्वारा उड़ेल दी गई हुई उस अमृत के समान है, जिसको पीने के बाद हम अमर हो जाते हैं। ये है हमारी कविता। और आगे की कविता है रोड साइड स्टैंड, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बेसिकली एक
नेचर पोएट कहा जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जो हैं वो नेचर पोएट के रूप में उसको प्रूव करती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है रोड साइड स्टैंड 2014 से लेकर के 2019 तक यानी 5 सालों तक सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया था। अभी पिछले साल ये सीबीएसई के सिलेबस में प्रेस्क्राइब की गई है। रोड साइड स्टैंड के माध्यम से कवि गाँव के उन लोगों के बारे में बात करता है, जैसे जानते हैं हाईवे के पास कुछ बड़ी-बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो हमारे रिच फैमिली के लोग हैं, एफ्लुएंट पीपल हैं, वहाँ पे जाते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को, कपड़ों को खरीदते हैं, बढ़िया-बढ़िया चीज़ों को खरीदते हैं, वहाँ पे टिप्स देते हैं और अपने को बहुत अमीर बनने की कोशिश करते हैं, शो ऑफ करते हैं। पर वो जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग ऑलरेडी रिच पीपल होते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं, जिनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक स्टोरी के हम दूसरे डिफरेंट पार्ट में जाएँ तो उन्हीं हाईवे के पास या उन्हीं 4 लेन के पास कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो बेरीज़ वगैरह बेच रहे हैं, जंगली फल बेच रहे हैं या अपने खेत में उगाई गई सब्जियाँ बेच रहे हैं। आप इमेजिन करिए, क्या वहाँ पे लोग खरीदते हैं जाकर के? कोई भी आदमी वहाँ पे फुटपाथ पे अपनी गाड़ी नहीं रोकता। उन्हें एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आती है, अरे! हम इस गरीब के यहाँ से सामान लेंगे तो हम गरीब हो जाएँगे या हमको लोग सोचेंगे, अरे यार! तुम वहाँ से अपनी सामान ले रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो पोएट जो है इसके माध्यम से बताना चाहता है कि उन गरीबों के यहाँ से भी सामान लो। उन्हें आपके पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको ज़्यादा प्यार और दुआएँ देंगे, बजाए कि वो लोग जो हाईवे पे हैं, 4 लेन्स पे हैं, जिनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत मतलब कमी नहीं है। हाँ, वो ज़रूरत हर किसी को पैसे की होती है, पर आपके पैसे की नीड उस व्यक्ति के पास ज़्यादा है, जो गरीब है, जिसके आपके छोटे से पैसे के सपोर्ट से उसका परिवार चलता है। ये है हमारी पोएट रोड साइड स्टैंड पोएम जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इसकी आखिरी पोएम है उसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर जिसे एडियर रिच ने लिखा है और वो बेसिकली अमेरिका या यूएसए की रहने वाली हैं। पता है दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है ना जो हर देशों के ऊपर अपनी दादागिरी जमाता है। हाँ भाई डायनेमिक इन अप्रोच है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके पास अच्छे वेपन्स हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी मेंटलिटी के लोग हैं। ये ऐसा अमेरिका अपने को सुपर पावर शो करता है। पर उसी अमेरिका में औरतों की क्या कंडीशन है बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस कविता के माध्यम से कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ, अपने देश को हाईलाइट करना चाहता हूँ। बेसिकली अमेरिका की औरतों की क्या कंडीशंस हैं उसको इस पोयम में आंट जेनिफर टाइगर के द्वारा दिखाया गया है एंडियर रिच के द्वारा। एंडियर रिच बेसिकली जो है एक फेमिनिस्ट राइटर है, वुमन है या पोएट है। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब वो औरतें लोगों को कहा जाता है, राइटर को कहा जाता है, जो औरतों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। एडियन रिच जो है जिसने इसको लिखा है उसमें जो पोएम का जो बैकग्राउंड है उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हैं आंट जेनिफर। जेनिफर नाम की एक आंटी जो शादी के बाद एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। जैसे हमारे गांव घर में माताएं बहनें आप देखते होंगे फूल पंखी बनाती हैं, देखते हैं एम्ब्रॉयडरी करती हैं। अरे भाई पंखा बनाना जो झलती हैं गर्मियों में हम पंखी, है ना? जो एक कैनवास का होता है सुई धागे से उसको जोड़ करके उस पे फूल पत्तियाँ हम बनाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ही आंट जेनिफर भी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और उस कैनवास के ऊपर वो टाइगर बना रही हैं। आप समझ रहे हैं टाइगर का मतलब क्या है? जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है। आंट जेनिफर के अंदर एक टाइगर छिपा हुआ है, जिसको वहाँ पे वो उसके माध्यम से एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से बता रही हैं, टाइगर जता रही हैं। अलग बात है कि उनकी लाइफ़ बहुत ही पैथेटिक है। आंट जेनिफर घर के अंदर कैद हैं। पर जो उनकी सुई है ना वो आइवरी हाथी के दाँत की बनी हुई है। आपको पता है हाथी के दाँत के ऑर्नामेंट से आभूषण बहुत महँगे होते हैं। यानी इस इमेज से तो पता है कि आंट जेनिफर की शादी किसी उच्च परिवार में हुई है। मेरे बच्चों, दोस्तों, साथियों, अभिभावक बंधुओं, इतना मुझे बताइए कि क्या पैसा किसी भी सुख सुविधा का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? पैसा आपको दे दिया जाए और कह दी जाए कि ये सब कुछ है, आप संतुष्ट हो सकते हैं? नहीं, आत्मसंतुष्टि का होना बेहद ज़रूरी है, स्वतंत्रता का होना बेहद ज़रूरी है। आंट जेनिफर अपने उन महलों की चारदीवारी में कैद होकर के रह गई हैं। उनके ऊपर परिवार के तमाम बंधन उनके ऊपर हैं। कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा भार उनकी हथेलियों पे है, इस हाथों पे कि आइवरी नीड को जब वो खींचती हैं तो उनको खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तमाम ऐसी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी फैमिली लाइफ़ की।
बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस जी रही हैं, पर वो बहुत रिच फैमिली में हैं। बोलती हैं वो कि एक टर्म है ऑर्डेल, अग्नि परीक्षा। तमाम अग्नि परीक्षाएँ आंट जेनिफर को देनी पड़ रही हैं और ख़त्म होने वाली है मेरी पोएट्री। तो तमाम अग्नि परीक्षाओं से आंट जेनिफर को गुज़रना पड़ता है और कह रही हैं कि ऐसा होगा कि जब आंट जेनिफर मर जाएँगी, तो भी उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी। क्योंकि शादी के समय जो उन्होंने वो जो बैंड है, जो बंधन पहना हुआ था, शादी का बंधन, कड़ा जो पहना हुआ था, वो शादी के बाद भी उनके साथ मरने के बाद भी उनके साथ दफना दिया जाएगा। यानी मरने के बाद भी आंट जेनिफर कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएँगी। इस पोएम के बारे में तमाम मिस इंटरप्रिटेशंस भी लोगों ने किया है। इसमें तमाम वो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स के टाइगर्स हैं, दे आर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। जो पोएम की लाइन्स हैं, मैं आपको कोट करूँ, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन के दोनों ओर प्रांसिंग कर रहे हैं हाइड लेग से, पिछले वाले पैरों से जंपिंग कर रहे हैं। क्या आर द रियल टाइगर्स? क्वेश्चन आता है बोर्ड में। नो, दे आर नॉट रियल टाइगर्स। वो रियल टाइगर्स नहीं हैं। उनको तो एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से आंट जेनिफर उस पे उकेर रही हैं। उनके अंदर एक टाइगर छिपा हुआ है। आंट जेनिफर भी कभी फ्रीडम की लाइफ जी रही होंगी। शादी के पहले जब अपने मायके में रही होंगी, अपने पेरेंट्स के पास, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही होंगी। पर शादी के बाद उनकी लाइफ लिमिटेड कर दी गई उन चार दीवारी के बीच। मैं बार-बार आपको बोलूँगा कि बहुत रिच फैमिली में आंट जेनिफर की शादी हुई है। इन पोएम के माध्यम से कवि ये बात कहना चाहता है कि अमेरिका ऐसे देश, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, जो कुछ भी हो जाए, वेपन्स बना लें, सुपर पावर बन जाएं, पर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये जो हमारे विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पर उनके यहाँ भी औरतों की कंडीशंस बहुत ही पैथेटिक है। और तो और आंट जेनिफर की ये कंडीशंस ये हैं कि तमाम अग्नि परीक्षाएं दी हैं और मरने के बाद भी उनको तमाम अग्नि परीक्षाएँ देनी पड़ेंगी। इस तरीके से फ्लेमिंगो की हमारी पोएम का ए सेक्शन ख़त्म होता है। फ्लेमिंगो की के इस चैप्टर्स में मैंने प्रोज़ के सभी चैप्टर्स आपको बताए, सभी मैंने समरी बताई, साथ-साथ पोएट्री में मैंने आपको मेन-मेन पॉइंट्स बताए। पोएट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बच्चों, दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, उसमें होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। हालाँकि हिंदी में अलंकार पे भी मेरा एक विस्तृत 40 मिनट का वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पढ़ाई वाला पे डाला हुआ है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। पर मेरे कहने का मतलब है लिटरेचर को पढ़ना, लिटरेचर को समझना, इसके लिए थोड़ा-सा हृदय का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। समझना, कुछ लिटरेचर में कुछ फैक्ट नहीं होता, ख़ासकर पोएट्री में इमेजिनेशंस होती हैं, हम कुछ भी लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोएट ने लिखते समय जो चीज़ों को इमेजिन नहीं किया, हम उसको पढ़ कर के इमेजिन कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग परिभाषा होती है। पोएट्री से जहाँ तक बात है, लिटरेचर का जो पोर्शन होता है 30 नंबर का, उसका पहला ही क्वेश्चन हमारा पोएट्री का होता है। हालाँकि पहले क्वेश्चन नंबर 9 होता था, एक-एक नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। उन 4 क्वेश्चन में पूछेगा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। उसमें पूछेगा कि इस चैप्टर के पोएट का क्या नाम है और इस पोएट्री का, इस कविता का क्या नाम है। या एक-एक नंबर के 2 क्वेश्चन्स और आपसे पूछते हैं। और आपके जो हमारा फ्लेमिंगो का पार्ट है, ध्यान दीजिए, जो हमारा फ्लेमिंगो का पार्ट है, इससे हमारे जो प्रोज़ के क्वेश्चन्स हैं, उसमें हमारे 2-2 नंबर और 6-6 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको हमें 1 पेज में लिखना होता है। 125 से 150 शब्द लिखना पड़ता है और एक लाइन में 8 से 10 वर्ड होते हैं, जो हमारी बोर्ड की कॉपी होती है। और ध्यान दीजिए, इसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया, जो मेजर कैरेक्टर्स स्टोरी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्लॉट कंस्ट्रक्शंस से होते हैं, थीम से होते हैं और उसकी समरी से होते हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्लेमिंगो के ऊपर मेरा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार मेरी मुलाकात विस्टास के ऊपर होगी, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं नमस्कार कहता हूँ। नमस्कार।